Hello friends and welcome to Sleepy Classes in another very important topic for your PSIR monthly current affairs. ये टॉपिक जो है जियो इकोनॉमिक्स एंड इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से लिंक्ड है एंड आपके पेपर 2 पार्ट बी विच इज इंडिया एंड द वर्ल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Right, तो क्वेश्चन आ सकता है that how geo-economics is still a far way from being ingrained as a dominant strain in the construction of India's foreign policy. या फिर geo-economics एक बहुत ही important, geo-economics can be one of the prominent directions to ensure geopolitical interests of India are satisfied. तो बेसिकली जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड स्ट्रेटेजिक गेन्स के लिए इंडिया जो है जियो इकोनॉमिक्स को पीछे नहीं छोड़ सकता. या फिर एक और इसका क्वेश्चन का वेरिएशन आ सकता है दैट आज भी इवन कंटेम्पररी इंडिया faces problems with regard to a clear-cut strategy regarding geo-economics. Discuss that while geopolitically we might be ensuring a more issue-based alignment, but जब geo-economics की बात आती है तो इंडिया को अपने कुछ strategic decisions को rethink करने की ज़रूरत है. अब ऐसे इश्यूज ऐसे टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है एंड इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने स्टैटिक एलिमेंट्स के साथ साथ ये डायनामिक एलिमेंट्स का जो पोर्शन है, जो टॉपिक्स हैं, इनको कंटिन्यूसली कवर करते रहें, which is exactly why this monthly current affairs course has been designed. तो अगर आप रेगुलरली अपने स्टैटिक वीडियोस के साथ ये करंट अफेयर्स की वीडियोस नहीं देख रहे हैं कोर्स में, आपके आंसर्स विल बी लैकिंग इन एग्जांपल्स. अगर कोई कंटेम्प्रेरी या इशू बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है या करंट अफेयर्स पे क्वेश्चन आ जाता है तब आप उसको टैकल नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए ज़रूरी है कि अपने स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ आप ये जो कोर्स है इसके लेक्चर्स इंपॉर्टेंटली कवर करें. यू नो, इवन इफ यू आर कॉन्फिडेंट कि मैंने से एक बार स्टैटिक कर लिया है या मैं कंफर्टेबल हूँ, डायनामिज्म ऑफ द PSIR ऑप्शनल इज वन प्लेस जिसके लिए आपको कंटिन्यूस हेल्प चाहिए होती है एंड दैट इज एग्जैक्टली वाई इस करंट अफेयर्स कोर्स के अंदर हम ये टॉपिक वाइज एन्यूमरेशन कर रहे हैं. तो बेस्ट फायदा उठाने के लिए रेगुलरली इनको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो चलिए बढ़ते हैं इस इशू की तरफ कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है. अब जियो इकोनॉमिक्स होता क्या है, सबसे पहले इसको जानने की जरूरत है. अब एडवर्ड लुटवाक जो कि एक अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्होंने 1990 ऑनवर्ड्स ना 1990 ऑनवर्ड्स एंड ऑफ कोल्ड वॉर भी हो रहा था एंड विद द एंड ऑफ कोल्ड वॉर देयर वाज अ रिवाइटलाइज्ड इंटरेस्ट इन द रोल दैट इकोनॉमिक्स कैन प्ले इन स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल रिलेशंस. तो अब मिलिट्री एंगेजमेंट एंड मिलिट्री पावर की जगह इकोनॉमिक माइट एंड इकोनॉमिक पावर के ऊपर फोकस शिफ्ट होने लग गया एंड दिस पावर ग्रू इवन मोर इंपॉर्टेंट विद द फोर्सेस ऑफ न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन. तो इस दौरान लुटवाक ने यही बोला दैट विद द एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड विद द एडवेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, MNCs एक्सेट्रा, जो एक डिस्पोजेबल कैपिटल था, जो माइट ऑफ इकोनॉमिक्स था, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया. इनफैक्ट एंड अब जो एक मिलिट्री इंगेजमेंट या मिलिट्री टेक्निकल डेवलपमेंट या आपकी वॉर की जो एक टेंडेंसी थी उसको भी रिप्लेस कर दिया आपकी इकोनॉमिक पावर ने. इसी पे कंट्रीब्यूट करते हैं श्लोविन एंड विगेल ऑल्सो, जो कि कहते हैं कि जियो इकोनॉमिक्स बेसिकली स्टैंड्स फॉर एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक मीन्स टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स. तो आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो गोल्स हैं, रादर देन यूजिंग हार्ड पावर, आप इकोनॉमिक पावर यूज करते हैं इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. बेसिकली जियो इकोनॉमिक्स हैज बिकम ऑल अबाउट द इंटरसेक्शन ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एंड किस तरह से ये शेप करता है इंटरनेशनल रिलेशंस को. आज के डे एंड एज में डिस्पाइट द फैक्ट कि हम बात करते हैं कि 2019 ऑनवर्ड्स कोविड-19 पैंडमिक के आने के बाद प्रोटेक्शनिज्म ज़्यादा बढ़ गया है, इकोनॉमिक नेशनलिज्म बढ़ गया है, बट द चेंज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी एंड इंटरडिपेंडेंस आर सच कि अब इस इकोनॉमिक्स के बिना, जियो इकोनॉमिक्स के बिना, कोई भी कंट्री के नॉट ट्रांजिशन टू बिकमिंग अ डेवलप्ड पावर. इसी के चलते हुए देयरफॉर जियो इकोनॉमिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंड बन जाता है किसी भी कंट्री के फॉरेन पॉलिसी का. अब इसी को देखना और समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. अब यहाँ पे हम थ्रू आउट द इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की हिस्ट्री में
वेरियस एग्जाम्पल्स देख सकते हैं जहां पे कंट्रीज की ग्रोथ, राइज एंड एक स्टेटस जो कि उन्होंने पा लिया एज अ पावर, एज अ डोमिनेंट पावर, उस पे क्या इम्पैक्ट था जियो इकोनॉमिक्स का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है इन द फॉर्म ऑफ इनफैक्ट जर्मनी। अब हमें पता है जर्मनी के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी जो है डिवाइड कर दिया गया था इनटू ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी। देयर वाज आल्सो दिस इंस्टेंट एज इंश्योरिंग डीमिलिटराइजेशन ऑफ जर्मनी, एंड जर्मनी ने खुद भी अपनी मिलिट्री जो एक प्राउएस थी और एक जो मिलिट्री एक उनका डायरेक्शन होता था तो फॉरेन पॉलिसी, उसको उन्होंने कर्व डाउन कर दिया। हाउएवर अब कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में एंड यूरोप में स्पेशली जर्मनी हैपेंस टू बी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, and this rise in power is actually the result of their economic might, जहां पे जर्मनी ने अपनी इकोनॉमिक माइट को जियो इकोनॉमिक्स के थ्रू लेवरेज किया इन गेनिंग ग्रेट पावर विद इन यूरोप एंड ऑल्सो विद इन इंटरनेशनल रिलेशंस। सो मच सो कि इवन आफ्टर द फॉर्मुलेशन ऑफ यूरोजोन एंड यूरोप, जब 2011 to 2012 में आफ्टर द 2008 रिसेशन यूरोप was facing one of its most considerable economic decline, including the kind of crashes जो कि आपकी पिग्स इकोनॉमी विटनेस कर रहे थे, which is your पोर्चुगल, इटली, ग्रीस एंड स्पेन। एक मेजर कंट्री जो जिसने इनके टर्न अराउंड में रोल प्ले किया was जर्मनी। तो जर्मनी ने प्रॉमिस किया दैट आई विल हेल्प बेल आउट ऑल दीज वीक कंट्रीज अगर वो मेरे फाइनेंशियल फिस्कल डिसिप्लिन को फॉलो करती हैं। तो जर्मनी वाज एबल टू इम्पोज फिस्कल डिसिप्लिन मिलिट्री थ्रेट से नहीं बल्कि अपनी इकोनॉमिक माइट से। अनदर एग्जांपल जियो इकोनॉमिक्स का आ सकता है जो इज रेलेवेंट टू बोथ आर इंपॉर्टेंट पावर्स टुडे, यूएसए एंड चाइना। यूएसए ऑब्वियसली अपनी हेजेमनी के थ्रू, हेजेमनिक स्टेबिलिटी थ्योरी यही कहती है कि आपकी जितनी भी वॉशिंगटन कंसेंसस से फॉर्मुलेटेड इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो आईएमएफ हो या फिर और भी और ऑर्गेनाइजेशंस, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक, ये सब जो है आपके यूएसए की माइट के ऊपर, इकोनॉमिक माइट के ऊपर बेस्ड है। सिमिलरली एज चाइना ग्रोस, चाइना भी अपना जो जियो इकोनॉमिक फुटप्रिंट है उसको लार्ज करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव हो या फिर आपका AIIB विच इज योर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट बैंक वो हो। नाउ व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड जियो इकोनॉमिक्स, देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम एरियाज दैट इंडिया हैज विटनेस्ड। अब ओवर अ कपल ऑफ इयर्स प्रोफेसर हैप्पी मोहन जैकब आर्ग्यू करते हैं that New Delhi is coming to its own. इंडिया जो है अब ग्रेट पावर स्टेटस अज्यूम करना चाहती है एंड इसी के चलते हुए इंडो पैसिफिक के अंदर अपना फुटप्रिंट जो है काफी ज्यादा बढ़ा रही है। दिस मीन्स इंगेजमेंट विद सुपर पावर्स विद रिगार्ड टू इंडो पैसिफिक, जैसे कि हमें क्वाड की पार्टिसिपेशन में देखा जा सकता है, या फिर द ग्रोइंग क्लोजनेस विद आसियान विच इज योर एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जिसके थ्रू इंडिया और ज्यादा इंग्रेन करना चाहती है अपने आप को साउथ ईस्ट एशिया में टू बैलेंस आउट ग्रोइंग हेजेमनी ऑफ चाइना। However, one problem area जो कि यहाँ पे emerge होता है that while India has focused on geopolitical strategy in these regions, India has continued to ignore the importance of geo-economics. इनफैक्ट जेकब पॉइंट आउट करते हैं कि किस तरह से क्लासिकल जियोपॉलिटिकल इमेजरीज में इंडिया ने अपने कुछ जो पुराने स्ट्रैंगल होल्ड्स थे उनको पीछे छोड़ दिया है। जैसे कि अगर हम नॉन अलाइनमेंट के आइडिया की बात करें या द आइडिया कि हम यूएसए के साथ एक क्लोजर रिलेशनशिप ड्रॉ नहीं करेंगे, राइट, इन सब चीजों को इंडिया ने छोड़ दिया है पीछे। However, अभी भी जियो इकोनॉमिक्स के रेल में इंडिया hasn't really emerged as a confident player. In fact, one of the most recent examples जो कि 2020 में हुआ was India's refusal to join the trade pillar of the Indo-Pacific Economic Framework. Right? तो इन्होंने बोला कि 3 बाकी जो पिलर्स थे IPEF के, which was to do with supply chains, tax and anti-corruption and clean energy, हम उनको ज्वाइन कर लेंगे, बट जो ट्रेड पिलर है वो इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया। इससे पहले भी इंडिया ने वॉकआउट कर दिया था फ्रॉम द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो कि अर्ली 2022 में इट केम इनटू इफेक्ट। सो बेसिकली इंटिमिडेटेड बाय चाइना एंड विद द फियर्स ऑफ कि कहीं चाइना जो है इकोनॉमिकली अपनी हेजेमनी यहाँ पे स्टैब्लिश ना कर ले, इंडिया प्रेफर टू वॉक आउट ऑफ द RCEP। अब RCEP तो फिर भी समझ में आता है, बट इंडिया का ये जो डिसीजन है IPEF से भी बाहर रहने का, इसके कारण काफी ज्यादा आईब्रोज हैव बीन रेज्ड।
अब इंडिया ने क्या किया है दैट व्हेन इट कम्स टू जियो इकोनॉमिक्स, रादर देन फोकसिंग ऑन मल्टीलेटरल और प्लूरीलेटरल पार्ट्स, वी आर सीइंग एन इंक्रीज्ड एंथुसियाज्म इन इंडिया विद रिगार्ड टू बायलेटरल अप्रोच. तो इन द वेक ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक, जियो इकोनॉमिक्स के अंदर अ नंबर ऑफ स्फेयर्स में इंडिया ने बायलेटरली अग्रीमेंट साइन किए विद अ नंबर ऑफ अदर कंट्रीज. तो 2022 में इंडिया ने एक एफटीए साइन किया विद यूएई. अदर इकोनॉमिक वेंचर्स हैव आल्सो बीन अंडरटेकन, चाहे वो यूके हो या ऑस्ट्रेलिया हो, एंड बहुत सारे और बायलेटरल एग्रीमेंट्स भी जो है नेगोशिएट किए जा रहे हैं. तो बेसिकली इसी से ये निकल के आता है कि इंडिया आज भी फेवर कर रहा है बायलेटरल अप्रोच को रादर देन अ प्लूरीलेटरल और मल्टीलेटरल अप्रोच. तो अगर ऐसा चल रहा है तो क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है या क्यों क्वेश्चन किया जा रहा है इंडिया का ये डिसीजन टू स्टे आउट ऑफ दीज plurilateral or multilateral geo-economic treaties? Now, there are certain reasons why India is being criticized. The first is that by staying out of these agreements rather than curbing, in fact, India will end up further boosting China की geo-economic hegemony in Asia. So the only other country which has the might, the population, the kind of growth which can counter China is India. And India, by not becoming a part of these geo-economic agreements, is in fact leaving the entire space out to China. अब India is intimidated by the fact that if it happens to become a part of such agreements, जिनके अंदर China already available है, prevalent है, China might end up misusing its economic might to actually gain geopolitical and geostrategic interests out of India. However, इस इंटिमिडेटरी स्टैंड्स को अपनाते हुए इंडिया जो है, जो बाकी फॉलआउट्स हो सकती हैं इन चाइना डेवलपिंग क्लोजर इकोनॉमिक रिलेशंस विद द रेस्ट ऑफ द एशिया एट द कॉस्ट ऑफ इंडिया, ये इंडिया ने सोचा नहीं. इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है दैट इंडिया हैज टू स्टॉप शाइंग अवे फ्रॉम ट्रेडिंग विद चाइना एज अ पार्ट ऑफ मल्टीलेटरल अग्रीमेंट्स, राइट? क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता चाइना गिवन इट्स इकोनॉमिक माइट कि वो किसी भी अग्रीमेंट्स को ना ज्वाइन करे, right? So India can't keep on losing out on multilateral geo-economic strategy just because of China concern. Secondly, now it will become very, very hard for India to ingrain itself regional and global supply chains में अगर वो in multilateral and plurilateral agreements का part नहीं बनता. साथ ही में India also needs to address कुछ deeper challenges, especially with regard to investment and business environment जो कि India में exist कर रहे हैं. So for example, COVID-19 के चलते हुए as well as US and China की trade wars को चलते हुए a number of corporates, a number of businesses ended up decoupling themselves from China and China से वो दूर चले गए. However, this did not result in these businesses coming and opening shop in India. Instead, they preferred other destinations such as Vietnam. तो इसी से हाईलाइट होता है दैट इंटरनेशनल प्लूरिलेटरल सिस्टम्स के साथ एंगेज करते हुए इंडिया को अपनी डोमेस्टिक पॉलिसीज को भी अलाइन करना पड़ेगा, ईज ऑफ बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा फॉर इट टू बिकम अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन. फोर्थ, वेरी इंपॉर्टेंटली, वाइल इंडिया मैरीटाइम स्ट्रैटेजी के अंदर मिलिट्री स्ट्रैटेजी ये सब बहुत ज्यादा सोच रही हैं, इनको रीजनल इकोनॉमिक अपनी इंटरडिपेंडेंस भी बढ़ानी पड़ेगी अगर ये जेन्युइन रिलेशनशिप्स विद अदर कंट्रीज कल्टिवेट करना चाहते हैं, जैसे कि चाइना ने किया है विद इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. साथ ही में अगर ये इकोनॉमिक स्टेक्स नहीं क्रिएट करेंगे तो एक्ट ईस्ट की जो पॉलिसी है सिर्फ एक पेपर टाइगर बन के रह जाएगी. इनफैक्ट इट विल बी जस्ट सिमिलर टू लुक ईस्ट जो कि इनकी प्रीडिसेसर गवर्नमेंट की थी, राइट? तो इसीलिए इंडिया नीड्स टू रियली वर्क अपॉन डीपनिंग इट्स इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद आसियान, कंसिडरिंग कि इंडिया के पास अभी भी कोई एफटीए नहीं है विद आसियान. ठीक है, सो अगर हमारा एफटीए भी नहीं आता है, एटलीस्ट हम प्लूरिलेटरल रीजनल अग्रीमेंट साइन करके आसियान के साथ जियो इकोनॉमिक रिलेशंस को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं. Fifth, very importantly, by staying out of these agreements, India just might end up getting economically isolated as far as this entire region of Southeast Asia and South Asia is concerned. Especially अगर इंडिया इन प्लूरिलेटरल एंड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स का साथ नहीं निभाता, अगर इनका हिस्सा नहीं बनता, इट माइट जस्ट बिकम इवन ईजियर फॉर चाइना टू कीप इंडिया आउट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि एशिया के लिए प्लान्ड है. नाउ क्या आगे की जो है स्टेप्स लिए जा सकते हैं इंडिया द्वारा, व्हाट कैन बी द वे आउट ऑफ इट? वेरी इंपॉर्टेंटली, हैप्पीमैन जेकब अब आर्ग्यू करते हैं दैट इंडिया रियली नीड्स टू रीथिंक इट्स जियो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी, and importantly, considering that we haven't really left completely IPEF का trade pillar,
we should rethink about joining it. Then, very importantly, Happyman Jacob also argues that not just IPEF, but in fact, India should also rethink joining RCEP and even the Comprehensive Progressive Agreement on Trans-Pacific Partnership, जिसका हिस्सा यूएस नहीं है, but चाइना बहुत ज़्यादा उत्सुक है हिस्सा बनने के लिए. Right? So, to show itself as a great power, including an economic power, rather than shying away from China, India needs to show the world that it's ready to stand up to the Chinese challenge. साथ ही में इंडिया शुड ट्राई टू बिकम अ पार्टी टू द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जो कि बेसिकली एक यूएस लेड 11 मेंबर ग्रुपिंग है टू सिक्योर सप्लाई चेन्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स. ये क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन साउथ ईस्ट एशिया में चाइना काफी ज्यादा डोमिनेट करता है एंड ये बहुत ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है टू इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज लाइक आईटी, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स एटसेट्रा. So India को for its आत्मनिर्भरता program also to increase its global economic might, ये grouping का part बनना बहुत ज़्यादा important साबित हो सकता है. Then very importantly, India also needs to be a part of Asia's economic growth story, the Asian century, and इसके लिए ज़रूरी है that India ingrains itself into these regional agreements. Considering आज चाइना का global trade में जो share है, it's close to 15% compared to a meager 2% जो कि इंडिया का है. And इसीलिए India will have to let go its fears and threats and intimidations जो कि ये चाइना से feel करते हैं to actually take up a more proactive geo-economic strategy. In fact, C. Raja Mohan का कहना है that up until contemporary world, इंडिया के पास लग्जरी थी टू बेसिकली टेक अ मोर बायलेटरल पाथ टू डिसाइड फॉर इट्स ओन foreign economic and strategic policies as different domains, right? So basically economics का domain completely separated from say foreign policy का completely separated from strategic or military decisions. However, C. Raja Mohan बात करते हैं about the interdependencies amongst these various domains. So rather than pursuing them as separate paths, one needs to look at the way in which all of them are interrelated and interdependent on one another. And therefore, ज़रूरत है कि इंडिया अपने financial, trade, economic, technological, security and strategic policies को एक दूसरे के साथ ingrain करके एक holistic path अपनाए. Right? तभी ये जो स्ट्रैटेजी है ये सिर्फ जियो इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं बल्कि जियो पोलिटिकल कोएलिशंस एंड ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी. राइट? सो दिस इज ऑल फॉर नाउ. जियो इकोनॉमिक्स की हम पोटेंशियल एंड इंपॉर्टेंस को समझ गए हैं एंड अब देखना पड़ेगा कि इंडिया की फॉरेन ब्यूरोक्रेसी, इंडिया की पूरा जो पॉलिटिकल सेटअप है किस तरह से इंग्रेन कर पाती है जियो इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी को विद इन वाइडर जियो पोलिटिकल गोल्स जो कि इंडिया इन्विजन करता है अपने लिए.